हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन में कौन कौन से भाग लेता है और राष्ट्रपति का क्या काम रहता है और राष्ट्रपति के अंदर कौन कौन सी पावर होती है, कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। आज जानेंगे हम इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए, राष्ट्रपति के बारे में बात करने से पहले हम चलते हैं भारतीय संविधान के अंदर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए और आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक पूरा इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की चयन कैसे होता है और दोस्तों इसमें भाग कौन कौन से लेते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को डिवीज़न में बांटा गया हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीटें होती है और राज्यसभा में 235 सीटें होती हैं। जो जनता के द्वारा चुना हुआ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में जाता है, वो राष्ट्रपति को वोट दे सकता है। यानी कि पार्लियामेंट की, संसद की 545 जो सीटें होती है, वो 545 वोट कर सकता है राष्ट्रपति को और 235 होती है राज्यसभा की, वो 235 राज्यसभा के वोट कर सकता है। राष्ट्रपति की वोट करने वाले हैं। राष्ट्रपति के वोट वो सदस्य दे सकते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। लोकसभा में चुना हुआ और राज्यसभा में चुना हुआ सदस्य जो होता है वो राष्ट्रपति को वोट देते हैं। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य के विधानसभा में चुना हुआ जो सदस्य होता है, जिसे एमएलए बोलते हैं, वो वोट कर सकता है। और दिल्ली और पुडुचेरी के भी एमएलए कर सकते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए सिर्फ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा असेंबली है, इसलिए यहाँ पे भी एमएलए होता है। और जितना भी एमएलए होता है, जो सदस्य एमएलए होता है, वो राष्ट्रपति को चुनाव कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी, भारत के कोई लाभ के पद पर नहीं हो। जैसे कि लाभ के पद के मतलब जैसे कि उसके पास कोई सरकारी जॉब ना हो, वो किसी बिजनेसमैन ना हो, वो किसी कहीं से प्रॉफिट ना उठा रहा हो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, इस तरह की वो प्रॉफिट कहीं से नहीं ले रहा है, इसलिए वहीं से बन सकता है। और उसकी एज मिनिमम 35 साल की होती है दोस्तों। और राष्ट्रपति को हम भारत की पहला नागरिक मानते हैं। अगर भारत के अंदर जनगणना होती है तो सबसे पहले जनगणना की स्टार्टिंग भारत की राष्ट्रपति की जाती है। और राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति शपथ लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ देते हैं। अगर चीफ जस्टिस इंडिया नहीं होता है, भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, जूनियर न्यायाधीश को शपथ दे सकते हैं। भारत की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को रिजाइन पत्र देता है। अगर भारत की राष्ट्रपति अपनी पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, अपने पद को रिजाइन देना चाहते हैं, तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत की राष्ट्रपति की कार्यकाल होती है शपथ ग्रहण करने से 5 साल तक। जिस दिन से शपथ ग्रहण कर लिया उस दिन से
5 साल तक उनकी कार्यकाल होती है और 5 साल के बाद फिर से राष्ट्रपति की चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्य होता है संसद के अंदर संसद के अध्यक्ष से कोई भी बिल या फिर कोई भी अमेंडमेंट होता है, किसी भी संविधान में अमेंडमेंट होता है, किसी भी आर्टिकल का अमेंडमेंट होता है, राष्ट्रपति का कार्य है पार्लियामेंट से अमेंडमेंट होता है या किसी भी बिल अध्यक्ष के द्वारा पास होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेता है, उस पर सोचता है, समझता है, उसके बाद उस बिल को पास करता है। उस बिल पे राष्ट्रपति की साइन होती है या उस अमेंडमेंट एक्ट पे साइन होती है। और राष्ट्रपति के पास बिल इसलिए जाता है या फिर अमेंडमेंट एक्ट इसलिए जाता है कि राष्ट्रपति इस पर जांच पड़ताल कर सके कि ये किसी बिल किस लिए है, किसको फ़ायदा दे रहा है, किसको नुकसान दे रहा है। क्या ये बिल पूंजीपतियों के लिए है, क्या बिल नागरिक के लिए है, क्या ये बिल सरकार अपने फ़ायदे के लिए है, क्यों कर रहा है ये सब। उसके हिसाब से राष्ट्रपति उस पर देखते हैं, उसके ऊपर साइन करते हैं। अगर इस बिल पे राष्ट्रपति की सहमति नहीं होती है तो राष्ट्रपति वापस भी कर सकते हैं संसद को और इस बिल में चाहे तो राष्ट्रपति अपने पास 14 दिन के लिए सोचने के लिए, सोच समझकर कार्य करने के लिए, साइन करने के लिए 14 दिन के लिए रख सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति हर बिल को पास कर दे रहा है जिससे जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ सरकार की फ़ायदा हो रही है, या फिर ऐसा बिल पास हो रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ जनता की फ़ायदा हो रही है और उससे सरकार को घाटा हो रही है, चाहे किसी पूंजीपतियों को ही फ़ायदा हो रही है और जनता को घाटा हो रही है, तो इसके लिए संसद में इम्पीचमेंट, इसके लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। दोस्तों, अब ये महाभियोग क्या है और इसका किस तरह की प्रोसेस है। महाभियोग ये होता है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग होती है। इस महाभियोग की प्रक्रिया होती है जिसमें राष्ट्रपति के खिलाफ वोट किया जाता है। राष्ट्रपति के खिलाफ वोट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के 2/3 भाग और राज्यसभा के 2/3 भाग राष्ट्रपति के खिलाफ वोट किया जाता है। और ये पूरा वोटिंग जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है और राष्ट्रपति का पद खाली होने से 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन के द्वारा राष्ट्रपति के पद को भर दिया जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के शक्ति या पावर्स के बारे में।